हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। और ये जो चैनल है हमारा नया चैनल है, जो मेन चैनल है वो है कंपोजर। ठीक है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो है क्लास 10th का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है 2022 का, वो पेपर कैसा था और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और जो टॉपर की आपकी नोटबुक है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, जिसने पिछले साल हिंदी में आपके 100 में से 100 नंबर लेकर के जो बच्चा है। ठीक है, और बाकी उसमें मैं आपको बताऊंगा कॉपी को किस तरह से आपने फिल करना है, बोर्ड एग्जाम में किस तरह से आपने लाइनिंग वगैरह करनी है, सब हम समझेंगे इस वीडियो में। तो देर न करते हुए ले चलते हैं सीधा आपको पेपर पर और उसके सॉल्यूशन पर। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरी जो टॉपर है उसकी जो नोटबुक है वो भी मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, कैसे आप एग्जाम में लिख कर अच्छे नंबर ला सकते हैं। और एक चीज और कि जो हमारा ये नया चैनल, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी आने वाली वीडियोस है आपके बॉडी से रिलेटेड वो आपको जल्दी से देखने को मिल जाए। तो सीधा मैं आपको ले चलता हूँ पेपर पर, और जितने क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा उन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, और कोशिश करना है कि इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और बाकी इसके अलावा हम और भी कंटिन्यू पेपर आपके कराएंगे इसी चैनल पर सॉल्व। तो जो पहला आपका आता है वो आता है अनसीन पैसेज। ठीक है, एक तरफ आप ये देख रहे हैं पेपर है और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपका जो टॉपर्स की नोटबुक है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये आपके उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा ही कॉपी दी गई। इसमें आपको देख लो, सबसे पहले केंद्र संख्या ये आपको मिल जाएगी। उसके बाद ये आपके जो उस सेंटर का हेड होगा उसके सिग्नेचर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपकी नोटबुक में नेक्स्ट जो आपने करना है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अपना रोल नंबर अंकों में इस तरह से भरना है। ठीक है, और जो अनुक्रमांक होगा उसको आप लोग जैसे यहाँ पे करोड़ों में खेल रखा है तो आपने करोड़ों में नहीं, उसको आपने जैसे सिंपल दो दो है तो सिंपल आप इस तरह से लिखेंगे दो दो, फिर उसके बाद है जीरो, और फिर उसके बाद साथ, मतलब इस तरह से अंकों में लिखना है, मतलब शब्दों में लिखना है। ठीक है, बट एक एक डिजिट का करना है। उसके बाद फिर कल आपका पेपर है तो यानी 17 तारीख, और आपका वही तीसरा महीना है 2023 आ जाएगा। पेपर कोड आपको यहाँ पेपर में देखने को मिल जाएगा, मैं पेपर में आपको दिखा देता हूँ। ये पेपर कोड में सॉरी, पेपर आपको ये दिख रहा होगा, इसका जो पेपर कोड आप देख रहे हैं ये इसका पेपर कोड है। ठीक है, ये पेपर कोड आपको यहाँ पे भरना है। बाकी दिन आपको पता है कि कल कौन सा पेपर है और क्या दिन है कल। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने इसको पूरा सेट कर लेना है। तो इतनी चीज आप बेसिक समझ गए होंगे। बाकी जो केंद्र संख्या है, परीक्षा कक्ष संख्या, ये आपको वही जब आप हॉल में बैठेंगे जो तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं। देखो इस टॉपर ने किस तरह से लिख करके पूरे 100 में से 100 नंबर लिए हैं, वो अब आपको हम अच्छे से बताएंगे। और देखो एक एक क्वेश्चन को, और जो अनसीन पैसेज है वो भी आप एक बार इसको अच्छे से देख लो, ताकि आपका एक भी नंबर छूटने ना पाए। हो सकता है यही आपका रिपीट हो जाए, बट इसका कम चांसेस रहते हैं रिपीट होने के। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, साहित्य किसे कहते हैं। इधर आप क्वेश्चन देख रहे हैं और इधर आपका आंसर है। तो ज्ञान राशि का संचित कोश ही का नाम साहित्य है। किसी जाति की शोभा, उसकी संपन्नता, उसकी मान मर्यादा उसके साहित्य पर ही अवलंबित रहती है। तो ये जो आपके अपठित गद्यांश वाले प्रश्न हैं, इनके उत्तर तो आपको डायरेक्ट वही मिल जाएंगे, तो इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूं। बट एक ये जो उपयुक्त शीर्षक है, इसका आप शीर्षक देख लीजिए खाली यहाँ पे अनसीन पैसेज का, कि हो सकता है आपको यही देखने को मिल जाए, तो इसका आप शीर्षक देख लीजिए, साहित्य का महत्व या साहित्य और जीवन। ठीक है, तो इसके जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और जितने कंटिन्यू आप क्वेश्चन देखेंगे इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करते रहना है। अगला जो आता है आपका निबंध लिखने के लिए आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, निबंध लिखने के लिए। और निबंध देख लो आपने कितने पेज में लिखना है, कैसे क्या लिखना है। और एक चीज और आप ध्यान देंगे कि ये जो लाइनिंग आपने करनी है इसको आपने ब्लैक पेन से करनी है। ठीक है, ब्लैक डॉट पेन से इस लाइनिंग को करना है। बाकी जो ये आप क्वेश्चन नंबर डालेंगे इसको आप ब्लैक स्केच का यूज करेंगे इसको करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है निबंध देख रहे हैं, जो निबंध आया था पिछले साल आपका वो था सत्संगति और जनसंख्या वृद्धि पर। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो हमारा टॉपर बच्चा है इसने किस टॉपिक पर लिखा हुआ है। तो कंटिन्यू देखते रहें वीडियो को, और किसी भी चीज को आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जिस चीज को आप छोड़ रहे हो वही आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो अभी हम इसमें देखेंगे निबंध। ठीक है, तो सीधे मैं आपको निबंध पर लेकर के चलता हूँ। तो इस बच्चे ने, जो हमारा ये टॉपर बच्चा है लास्ट ईयर का, तो उसने जिस टॉपिक पर निबंध लिखा है वो है आपका जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, देखो खा नंबर है। अब प्रश्न नंबर 2 लिखा। ठीक है, इसने जनसंख्या वृद्धि लिख दिया। तो प्रश्न नंबर 2, और इसने एक चीज नहीं लिखी है, देखो प्रश्न नंबर 2 का खा नंबर है ना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे अच्छे से, इधर मैं आपको अगर थोड़ा सा शिफ्ट करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न नंबर 2 है,
और प्रश्न नंबर 2 का खा नंबर है। तो इसने सिर्फ क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 2। तो यहाँ पे सिर्फ आपने क्या लिख देना है, प्रश्न नंबर 2 का खा। ये गलती आपने नहीं करनी है, बट इसको पूरे नंबर इसलिए मिले होंगे क्योंकि राइटिंग भी अच्छी है और इनका जो लिखने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा है। तो इस चीज को आपने छोड़ना नहीं है। तो उसके बाद आपने देखो जनसंख्या वृद्धि जो आपको टॉपिक दे रखा है इस तरह से आपने लिखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है जनसंख्या वृद्धि में आपको 4 टॉपिक दिए हुए हैं। पहला है आपका देश में आबादी की वृद्धि दर, दूसरा है आपका जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न संकट, तीसरा है आपका भविष्य में जनसंख्या की स्थिति और चौथा है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। अब इन चारों टॉपिक पर आपने क्या करना है, अपने आंसर को लिखना है। अब आपको सीधा लेकर के चलो, देखो पहला है देश में आबादी की वृद्धि दर, और कम से कम एक टॉपिक में आप 70 से 80 शब्द लिखेंगे तो आपके टोटल 200-250 शब्द इजिली हो जाएंगे। तो इसको आप बना करके सिंपल लिखेंगे, इसमें कुछ ज्यादा आपको करना नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा निबंध आप यहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। ये दूसरा टॉपिक आपका जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न संकट, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ऐसे ही टॉपिक लाइन वाइज लिखने हैं, ऐसा नहीं है कि आपने पहला टॉपिक कर दिया फिर उसके बाद चौथा टॉपिक, फिर तीसरा, फिर दूसरा। जैसे जैसे आपको टॉपिक दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने करना है। नेक्स्ट देखो भविष्य में जनसंख्या की स्थिति, ये तीसरा आ गया भविष्य में जनसंख्या की स्थिति। इसके अलावा और कोई टॉपिक आपने नहीं बनाना है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। और ये चौथा टॉपिक और लास्ट टॉपिक है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। ठीक हो गया। और लास्ट में ये आप देख रहे हैं एक इस तरह से, अगर आप क्या लिख देंगे, थॉट लिख देंगे कि रखना है अपने मन में दम कि करे जनसंख्या वृद्धि को कम। तो अगर आप इसको लेकर लिख करके आते हो तो एग्जामिनर पर आपका इंप्रेशन जो जाएगा बहुत अच्छा जाएगा, और हो सकता है कि जहां आपके नंबर कट रहे हो वो भी आपको इजिली मिल जाए। तो ये आपने देख लिया दूसरा। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो इस टॉपर ने क्वेश्चन किया है वो है आपका आपके मित्र ने परीक्षा, देखो तीसरा जो प्रश्न है यहाँ पे आपको पत्र लिखने के लिए आएगा, ठीक है। तो इसको आपने कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पूरा लिखने का तरीका आपने यही रखना है जो मैं यहाँ पे आपको नोटबुक में दिखा रहा हूँ। आपके मित्र ने परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है और इस उपलक्ष्य में अपने मित्र को बधाई देते हुए बधाई पत्र लिखिए। आपका नाम काल्पनिक का खा गा है। और दूसरा है आपका, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेकंड वाला, कि अपने क्षेत्र के किसी समाचार पत्र के संपादक को अपने क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु एक पत्र लिखिए। आपका नाम का खा गा है। तो अब इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, इधर इस टॉपर ने किस तरह से हमको दिया हुआ है, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपने करना है, बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं लेना है कि खाली टाइम पास करके आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 3, और लिखने का तरीका आप देख लो। प्रश्न नंबर 3, नेक्स्ट आपका शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु पत्र, ये आपका हेडिंग हो गया है पत्र का जिस पर आप पत्र लिख रहे हैं। सेवा में संपादक महोदय, अमर उजाला देहरादून, विषय शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु पत्र। लिखने का तरीका देख लो, और इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ये नहीं कि खाली आप सिर्फ देख रहे हो कैसे लिखना है, बट इसको याद भी कर लेना है। इसमें आपने देखो महोदय, निवेदन इस प्रकार से है कि मैं आपके समाचार पत्र अमर उजाला के माध्यम से अपने क्षेत्र विकास नगर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए नगर के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र विकास नगर में लगभग 1-2 सप्ताह पूर्व पेयजल के लिए नगर के सभी लोगों द्वारा जल विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखा गया था, परंतु उन्होंने इस पर कोई कदम नहीं उठाए। हमारे नगर में एक मास यानी 1 महीने से शुद्ध जल नहीं आ रहा है। मिट्टी भरे इस पानी का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके कारण अनेक बच्चों एवं बूढ़ों में हैजा, टाइफाइड जैसे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। अतः हमें शुद्ध जल के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। इस कारण हमारा समय नष्ट हो रहा है। शुद्ध जल की आपूर्ति न होने के कारण पूरा नगर अस्त व्यस्त हो गया है। विशेषकर पीने के जल की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके लिए हमें अपना समय तथा पैसा व्यर्थ करके बहुत दूर दूसरे नगर जाना पड़ता है। आशा है कि आप अपने समाचार पत्र में हमारी समस्या को लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सहित दिनांक देख लो, आपने दिनांक कहाँ पर लिखनी है, फिर भव्य काका का आपने एड्रेस दे दिया। और इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको कोशिश करेंगे 7 से 8 लाइनों में आपने पूरा निबंध कंप्लीट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, और देखो आपका निबंध वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सॉरी निबंध कह रहा हूँ, एप्लीकेशन वाला। अगला जो स्टार्ट हो जाता है वो आ जाता है आपका ग्रामर सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले तो जो क्वेश्चन दे रखा है वो है आपका निम्नांकित वाक्य के आधार पर सही क्रियाभेद छाट करके लिखिए। अब यहाँ पे आपको दे रखा है किसान फसल उगाता है, ये किस प्रकार की अभी क्रिया है। तो किसान फसल उगाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सकर्मक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बालिका गेंद से खेल रही है, इसमें कर्म क्या है। तो बालिका गेंद से खेल रही है, इसमें कर्म क्या हो जाएगा, गेंद। अगला चलते हैं, प्रियंका अत्यंत परिश्रमी है इसलिए परीक्षा में प्रथम आई। समुच्चय बोधक शब्द बताना है आपको, तो इसका समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा क्या, इसलिए। अगला देखते हैं, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, क्रिया विशेषण शब्द छाट करके लिखना है। तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, प्रतिदिन, और कालवाची क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला है पुस्तक
कलम से लिखी गई, ये किस प्रकार का वाच्य है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कर्तु, कर्म, भाव या उक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्म वाच्य। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप, राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, कर्तु वाच्य में बदलना है, तो इसका आंसर हो जाएगा राम ने धनुष तोड़ा। अगला प्रश्न है, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए, आज्ञार्थक में बदलना है इसको। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करो, यानी आज्ञा देते हुए इस तरह से इस वाक्य को बदलना था। अगला है निषेधात्मक वाक्य बताना है। 3 ऑप्शन दे रखे हैं, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला बन गई, रावण ने मंदोदरी की सलाह नहीं मानी, वह प्रकृति कितनी सुंदर है। तो निषेधात्मक वाक्य बच्चों क्या होता है, जहां पे नहीं शब्द आ जाता है, तो दूसरा वाला इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, रावण ने मंदोदरी की सलाह नहीं मानी। अगला चलते हैं, इसमें फिर आपको नेक्स्ट जो दे रखा है, इसमें प्रश्न नंबर 6 है, जिसका जन्म न हुआ हो, वाक्य के लिए सही शब्द छाट करके लिखना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अजीर, अजर और अज, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा का नंबर, छठेगा का नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य का समानार्थक शब्द कौन सा है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, भास्कर, रत्नाकर या फिर मधुकर या फिर निशाकर। ठीक है, तो सूर्य का इसका सही आंसर हो जाएगा भास्कर, पहला वाला। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 है। इसमें आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 कविताएं दे रखी है, दोनों में से किसी एक को आपने आंसर में लिखना है। तो इस बच्चे ने, जो टॉपर हमारा बच्चा है, इसने लिखा हुआ जो सेकंड वाला है, माँ ने कहा पानी में झांक कर, ये वाला। और देख लो लिखने का तरीका इस तरह से ही पूरा आपने लिखना है। ठीक है, तो इसका जो पहला इसमें अब आपको कुल 2 प्रश्न करने हैं। टोटल कितने प्रश्न करने हैं, 2 के उत्तर देने हैं, 3 आपको दिए हुए हैं। तो इस बच्चे ने, देखते हैं कौन सा आंसर किया है। तो खा नंबर पहले किया है, खा नंबर है कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना के भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देख रहे हैं आप कि लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना का अर्थ है कि माँ ने कन्यादान के समय लड़की को यह कहते हुए समझाती है कि तुम अपने अंदर लड़की की कोमलता रूपी गुणों को तो अपनाए रखना, परंतु इसे कोई तुम्हारी कमजोरी समझ ले ऐसा मत होने देना, क्योंकि वर्तमान समय में लड़कियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं और वे उनका प्रतिकार भी नहीं कर पाती। तो ये इसका आंसर आप लिख करके आएंगे। अगला प्रश्न है, इसके कवि तथा कविता का नाम लिखना है। तो कवि हो जाएंगे ऋतुराज और कविता का जो नाम है वो हो जाएगा कन्यादान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। अब यहाँ पे भी आपको 3 दे रखे हैं, 3 में से किसी 2 का आंसर आपने लिखना है। तो इस बच्चे ने जो कर रखा है वो है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों से देने की बात कही है। तो इसका आंसर देखते हैं, गोपियों ने योग की शिक्षा उन लोगों को देने की बात कही है जिनके मन चंचल है, वे तो कृष्ण के प्रेम में आसक्त हैं। योग अर्थात ब्रह्म कठिन व दुष्कर होता है। जब उद्धव गोपियों को योग की शिक्षा देता है तो गोपियों को वे बातें कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं, अर्थात जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को मुंह में रखते ही मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, उसी प्रकार गोपियों को योग की बातें कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं। वे उद्धव को कहती हैं कि तुम योग की बातें उन लोगों को दो जिनके जो मन है चंचल है। ठीक है, तो ये आंसर देखा। नेक्स्ट है आपका गा नंबर, भ्रमर गीत से आप क्या समझते हैं तथा भ्रमर को किसका प्रतीक माना गया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। भ्रमर गीत का शाब्दिक अर्थ है भ्रमर को संबोधित करके गाया गया गीत। हिंदी काव्य क्षेत्र में भ्रमर को धोखेबाज, निरंकुश तथा कली कली पर मंडराने वाला लोलू कहा गया है, अर्थात भ्रमर को इनका प्रतीक माना गया है। उद्धव जब कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास पहुंचे तो गोपियों ने उनका स्वागत किया, परंतु जब वे योग का संदेश सुनाने लगे तो तभी वहां एक भौरा आ गया और उड़ाए जाने पर भी वह नहीं गया। तब गोपियों को वह काला भ्रमर श्री कृष्ण और उद्धव के समान लगा, क्योंकि उद्धव भी श्री कृष्ण का संदेश सुना रहे थे जो गोपियों को भौरे के गुनगुन के समान लग रहा था। तो कितना अच्छा आंसर लिखा है इस बच्चे ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। इसमें आपको 2 प्रश्न दे रखे हैं और दोनों ही आपको कंपलसरी करने हैं। पहला है आपका, अट नहीं रही कविता शीर्षक के आधार पर बताइए कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य बाकी ऋतुओं में नहीं होता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि अट नहीं रही कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन अर्थात बसंत की आभा का वर्णन किया है। फागुन अर्थात बसंत में मौसम ना अधिक ठंडा और ना ही ज्यादा गर्म होता है। अन्य ऋतुओं में या तो गर्म होता है या अधिक ठंडा। बसंत में चारों ओर फूलों की सुगंध रहती है, पत्तियां हरी लाल रहती है, बच्चे बूढ़े नौजवान सभी प्रसन्न रहते हैं। अब प्रकृति की यह सुंदर आभा से नजरें हटती नहीं है, यह संपूर्ण धारा में समा नहीं पाती। फिर यहाँ पे एक 4 लाइनें लिखी हैं, पत्तियों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी थी उर्मे मंद गंध पुष्पमाला। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अगला प्रश्न जो है इसमें वो है, परशुराम की क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के
लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो परशुराम जी के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने कहा कि लड़कपन में तो हमने कई धनुष तोड़े थे, परंतु तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनुष में आपकी आस्था की क्या कारण है। वे कहते हैं कि मेरी समझ में तो सभी धनुष एक समान है। इस धनुष यानी जो कि शिव धनुष था को तो श्री राम जी ने धोखे से ही छूकर देख लिया और यह पुराना होने के कारण टूट गया। वे कहते हैं कि श्री राम जी ने यह धनुष धोखे से अर्थात गलती से पकड़ लिया था, तो यह पुराना होने के कारण उनके छूते ही टूट गया। इस प्रकार लक्ष्मण ने धनुष टूटने के लिए इसके पुराने होने का तर्क दिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे आपको दो गद्यांश मिलेंगे और दोनों में से किसी एक गद्यांश का आपने उत्तर लिखना है। पहला है आपका फादर बुल्के से रिलेटेड और दूसरा जो आपका है बाल गोविंद भगत से है। ठीक है, तो दोनों में से इस बच्चे ने जो कर रखा है वो है फादर बुल्के वाला। तो फादर बुल्के का जो पहला वाला है उसी का आंसर लिखा है। फादर बुल्के की चिंता क्या थी और क्यों थी। इसका आंसर है फादर बुल्के की चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने को थी, क्योंकि वे हिंदी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपने शोध कार्य भी हिंदी भाषा में ही किया था। उनके शोध का विषय रामकथा उत्पत्ति तथा विकास भी हिंदी में था। हिंदी उनकी रग रग में बसा था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए वे अकंठ तर्क देते थे। अगला जो दूसरा प्रश्न है वो है हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा से फादर बुल्के पर क्या प्रतिक्रिया हुई। तो इसका आंसर है हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करने पर वे झुंझलाते और उन्हें बहुत दुख होता था, क्योंकि हिंदी से वे प्रेम करते थे। उन्हें बहुत दुख होता था जब वे वालों के द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा की जाती हिंदी उनकी रग रग में बसी थी। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है और मोस्ट रिपीटेड है कि सेनानी ना होते भी चश्मे वाले वो लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो इसमें से भी आपको करने थे टोटल दो, तो इस बच्चे ने कर रखा है दूसरा वाला। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। तो इसका आंसर दिख रहा है फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। वे 47 वर्षों तक भारत में रहे। उन्होंने यहाँ मानव सेवा की। उनका जन्म वैसे तो बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में हुआ था, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को बनाया। वे स्वयं को भारतीय कहते थे। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। 10 साल बाद मिलने पर भी वे अपनत्व की भावना को अनुभव कराते थे। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के दो शब्द संतोष प्रदान करते थे। उन्होंने भारत को ही अपनी कर्मभूमि बनाया। उपयुक्त कारणों से फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के विभिन्न अभिन्न अंग है या थे। अगला प्रश्न है पठित पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यता को नहीं मानते थे। 11वें का ग नंबर है। तो इसका आंसर देखो कि जो आपको दे रखे हैं पॉइंट दे रखे हैं। पहला है कि पुत्र की मृत्यु के समय उन्होंने बेटे को मुखाग्नि उनकी बहू के हाथों लगवाई, जबकि सामाजिक मान्यता में उन्हें यह अधिकार नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि पुत्र के अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने अपनी पोतों के भाई को बुलवाकर बहू की इच्छा के विपरीत उसकी दूसरी शादी करवाने का आदेश दे दिया। उपयुक्त कारणों से पता चलता है कि भगत सामाजिक मान्यता को नहीं मानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जो आपका प्रश्न नंबर आएगा 12 में आपको दो प्रश्न मिलेंगे। दोनों को ही आपने कंपलसरी करना है। तो इसमें है पहला प्रश्न है हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते क्यों। नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो हालदार साहब एक देशभक्त थे। वे चौराहे पर लगी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को निहारते थे। उनके चौराहे पर रुकने के कारण निम्न थे। पहला है आपका हालदार साहब एक देशभक्त थे। वे चौराहे पर लगी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखते थे। कैप्टन की मृत्यु के बाद वे सरगंडे का चश्मा लगी मूर्ति को देखने के लिए रुका करते थे। वे पान खाने के लिए भी चौराहे पर रुकते थे। वे एक सच्चे देशभक्त थे और उन्हें नेताजी की बिना चश्मा वाली मूर्ति उनका अपमान लगते थे, इसलिए वे चौराहे पर रुकते थे। दूसरा प्रश्न जो है आपका 12वें का हुआ है बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। तो इसका आंसर है बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ साधु थे। वे गृहस्थ होते हुए भी साधुओं के समान सांसारिकता की माया मोह धन संपत्ति एवं मकर जाल में से असंपृक्त थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। वे दूसरों के खेत में शौच भी नहीं जाते थे। दूसरों की वस्तु के लिए आकर्षण उनके मन में ना था। कल के लिए बचाकर रखना उनका स्वभाव ना था। वे जो कुछ भी बोते उसे कबीरपंथी मठ में चढ़ा देते और प्रसाद के रूप में जो मिलता उससे अपना जीवन निर्वाह करते। उपयुक्त कारणों से भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण थी। और उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है जो प्रश्न नंबर 13 आएगा। ये जो आपकी दूसरी बुक है उससे रिलेटेड है। इसमें आपको 3 प्रश्न मिले हैं और 4 प्रश्न मिले हैं। 4 में से आपको 3 करने होंगे। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है उस पर चलते हैं। अब यहाँ पे टोटल जो बच्चे ने किया है वो खा नंबर पहले कर रखा है ना, तो उसको इसका आंसर देख लेते हैं कि प्रश्न है आपका जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के आधार पर सरकारी तंत्र की मानसिकता का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी सरकारी तंत्र की काम ना करने की मानसिकता को
एवं कार्य को एक दूसरे के ऊपर टालने की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। सरकारी तंत्र ने जिस प्रकार जॉर्ज पंचम की नाक लगाने तथा अपनी नाक बचाने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति की नाक बुत पर लगा दी, यह उनकी काम को एक दूसरे के ऊपर टालने की मानसिकता को दिखाता है। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पर, और इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं। नेक्स्ट जो प्रश्न है हम उसको देखते हैं। अब बच्चे ने जो कर रखा है वो कर रखा है गा नंबर, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। गा नंबर है आपका। इसका आंसर हो जाएगा गंगटोक एक पर्वतीय नगर है। यह पर्वतीय ऊंचे नीचे रास्तों पर चलने में कठिन परिश्रम करना पड़ता है। गंगटोक का इतिहास इस बात की गवाही देता है। गंगटोक के नगर की प्रत्येक वस्तु यह प्रदर्शित करती है कि यह मेहनतकश बादशाहों का शहर है। फिर घ नंबर इसमें साना साना हाथ जोड़ी कहानी के आधार पर बताइए कि प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। तो इसका आंसर देखो किस पर लिखा हुआ है। ये शायद इस बार आपके सिलेबस से आउट हो चुका है, एक बार कंफर्म कर लेना आप लोग, क्योंकि सिलेबस मैं आपको दे चुका हूं पहले ही। पहला आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हिमालय के पर्वतों पर स्थित बर्फ के रूप में प्रकृति ने जल को संचय किया है, जो गर्मियों में पिघलकर जल प्रदान करता है। यही जल नदियों में आता है। दूसरा आपका प्राकृतिक झीलें नदियां भी एक जल संचय की व्यवस्था है। तीसरा है भूमि के जल के द्वारा भी हम गर्मियों में जल प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका जो हिंदी वाला सेक्शन है वो कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट जो आपका स्टार्ट होता है खंड बा। और जो खंड आपका बा है इसमें आपका जो आएगा वो आपको देखने को मिलेगा कौन सा, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत में भी आपको गद्यांश मिलेगा, और इससे जो रिलेटेड प्रश्न है वो आपसे पूछे गए हैं। तो इसका आंसर आप बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसको आप एक बार अच्छे से यहाँ पढ़ लीजिए कि पहला है हरिद्वार। अब देखो चार हैं, चार में से आपको कितने करने हैं, चार में से तीन करने हैं। तो इस बच्चे ने जो कर रखा है का नंबर का उत्तर कर रखा है, यानी हरिद्वार उत्तराखंड से कीर्तिशम नगरम अस्ति। तो इसका आप देख रहे हैं हरिद्वारम उत्तराखंड से ऐतिहासिकम सांस्कृतिक पौराणिकम विश्वव्याप्तम नगरम अस्ति। दूसरा है खा नंबर क्या है, हरिद्वार से कणे कणे के व्याप्ता संति। तो इसका आंसर हो जाएगा कणे कणे भारतीय संस्कृति राष्ट्रव्यक्त भाव देशस्य गरिमा बोधचा व्याप्ता संति। घा नंबर है आपका हरिद्वार से कहानी प्राणी नामनी पुराणेशु वर्णितानि संति। तो हरिद्वार का और कौन कौन से नाम है, तो इसका हो जाएगा हरिद्वारम, हरद्वारम, स्वर्ग द्वारम, तपोवनम, माया क्षेत्रम, मायापुरी, कपिलाश्रम, कपिलाचा, अस्सैव, हरिद्वारम से और अलग प्राणी नामानी पुराणेशु वर्णितानि संति। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे आपको श्लोक दिया है, श्लोक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर देखते हैं, और श्लोक में भी आपको दो प्रश्न करने हैं, तीन दिए हुए हैं। तो वहिन मध्य तापनाथ का क्लिश्य मानु नस्ति। तो इसका आंसर तो बच्चे ने किया, खा नंबर का कर रखा है सुवर्ण से मुख्य दुखम की मस्ती। सुवर्ण से मुख्य दुखम ताड़नाथ तापनाथ वहिन मध्य क्रिया सॉरी विक्रायात क्लिश्य मानो अस्ति। नेक्स्ट है आपका जना सुवर्ण क्या तोलयंती। तो जना सुवर्ण गुंजिया तोलयंती। नेक्स्ट चलते हैं, पठित पाठ के आधार पर किन्हीं तीन के उत्तर देने हैं, चार आपको दे रखे हैं। तो पहला है आपका इसमें जो बच्चे ने कर रखा है कहा नंबर की सत्संगति इति शब्द से का अर्थ था। तो इसका हो जाएगा सज्जना नाम सत्संगति इति। ठीक है, दूसरा है आपका जो बच्चे ने कर रखा है मुनिया की किम प्राप्त हिमालय गच्छति। तो शांति हो जाएगा इसका आंसर सिर्फ एक शब्द में। नीरशील विवेका का भक्ति। तो इसका हो जाएगा हंसा। और चौथा जो आपने याद करना है राजा रघुकर से पुत्र आसित। तो इसका हो जाएगा टोटल तीन करने से तीनों आपने करनी है, बाकी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिलीप से पुत्र आसित। नेक्स्ट आपका रिक्त स्थान बनना है, और रिक्त स्थान में भी आपको चार भरने हैं। टोटल कितने दे रखे हैं हम देखें तो तीन तीन छह दे रखे, छह में से आपको चार भरने हैं। तो बच्चे इस बच्चे ने जो टॉपर उसने कितने कर रखे, तीन चार कर रखे। पहले खा कर रखा है दुखे से बिना नैव सुख से बोधा। फिर घा नंबर है आपका चाणक्य चंद्रगुप्त से मंत्री आसित। चौथा है पांचवा है आपका सज्जनाम संगति सत्संगति भक्ति और अहम संस्कृति सॉरी अहम संस्कृतम पठामी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे आपको क्या करना है, संधि करनी है पहले का नंबर में। तो पहले आपको दे रखा है हरे प्लस है, तो ये हो जाएगा हरे। दूसरा है आपका यदि प्लस है भी, तो ये हो जाएगा यद्यपि। ठीक है, और इसमें भी आपको तीन करने हैं। टोटल कितने दे रखे हैं, पांच। पांच में से किन्हीं तीन को आपने करना है एग्जाम में। तो खा नंबर जो आप देख रहे हैं ये है संधि विच्छेद करना है आपका। स्वागतम का करना है, तो स्वागतम का हो जाएगा सु प्लस आगतम। दूसरा है आपका नयनम, नयनम का हो जाएगा नय प्लस अनम। चलते हैं नेक्स्ट। अब इस बच्चे ने जो कर रखा है वो कर रखा है आपका घा नंबर। ठीक है, घा नंबर में आपने बता देता हूँ क्या लगना है यहाँ पे, उपसर्ग अलग करके लिखना है। अनभिज्ञ का है तो अनभिज्ञ का हो जाएगा उपसर्ग अन। ठीक है, और दूसरा है आपका अनभिज्ञ के बाद सुशिक्षित का हो जाएगा सु। ठीक है, उपसर्ग। फिर है आपका इसमें जो तीन करने थे तीनों आपने देख लिए। नेक्स्ट जो आपने देखना है लास्ट क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में आएगा
वो है कि इसमें से 4 शब्द क्या करने हैं, 4 शब्द चुन करके उनका वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के अथवा में आपको या तो फिर 2 के क्या करना है, अपने संस्कृत में अनुवाद करना है। तो इस बच्चे ने जो कर रखा है वो पहला कर रखा है सा, तो सा आ जाएगा सा पढ़ती। दूसरा जो कर रखा है वो है आपका गमिष्यामि, अहम विद्यालयम गमिष्यामि। और उसके बाद जो कर रखा है वो तीसरा कर रखा है, तीसरा आपका रामस्य। ठीक है, सॉरी, तीसरा आपका वयम पठामा। तो वयम आपका यानी 5वां नंबर का रखा है, इसका आ जाएगा वयम पठाम मह। और चौथा है आपका रामः दशरथ से पुत्र आसित, तो यानी घ नंबर का रखा है। तो इस तरह से आपने पूरा पेपर देख लिया, निबंध आप पहले ही देख चुके हैं। तो इस पूरे को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छे से तैयारी करते रहिए, आपको पूरा 100% तैयार करके भेजूंगा एग्जाम देने के लिए। और इस चैनल को भी जरूर अपना प्यार और सपोर्ट करना है, क्योंकि नया चैनल है, थोड़ा इसमें टाइम भी लगेगा। अगर आप लोग प्यार और सपोर्ट करते हैं तो बहुत जल्दी इस चैनल पर भी आपको देखने को मिलेगा हमारा बहुत अच्छा परिवार, जैसे कि हमारे मेन चैनल कंपोस्टर पर है। तो जिन बच्चों ने हमारे कंपोस्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी कर लेना, और इसको भी कर लेना, ताकि जो भी वीडियोज आती हैं दोनों आप आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।